जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, जिसमें हमने अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और यहाँ से अपना स्कोर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देख लीजिए, जो आपका पहला मतलब 61वें नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किस किस के बीच लड़ा गया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो बात की जा रही है 1526 की पानीपत के प्रथम युद्ध की। अगर बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें बाबर की विजय तो हुई थी, और बाबर की विजय का अगर बात की जाए कि बाबर की विजय का जो कारण था, तो आप बताओगे क्या था कि जो तोप खाना था एवं कुशल क्या था, इनका नेतृत्व था किसका, बाबर का। तो बाबर और किसके बीच लड़ा गया था, आप बताओगे इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। 62वां सवाल है, खालिस्तान व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत के मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच। बताना है आपको किसने किए थे। तो बात की जाए तो ध्यान रखना आपको, जो डच व्यापारिक कंपनी थी आपकी बेरिंदे ओस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने क्या करा था 1905 में मछलीपट्टनम जो है आपका यहाँ प्रथम जो लगाया गया था, मतलब जो यहाँ पर क्या लगाया गया था आप बताओगे तो प्रथम डच कारखाने की स्थापना की गई थी। कब, तो आप बताओगे 1605 में। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा, कौन से थे वो, डच थे। कौन से थे, डच। अब अगर डच की बात की जाए कि डच कहाँ के थे, तो आप बताओगे हॉलैंड के निवासी थे। अब देख लीजिए, जो 63वां सवाल है आपका, सवाल है 63वां यहाँ से, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो देख लीजिए, आर्य समाज की बात की जा रही है। बात की जाए आर्य समाज की, तो देख लीजिए आर्य समाज के जो संस्थापक माने जाते हैं, आप बताओगे 63वें नंबर का सवाल बताओगे, जो आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो आप बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आप बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देख लीजिए, सॉरी मैंने 64 पे लगा दिया, ठीक है, 64 नहीं, इसका बी है, किसका, 63 का। दोनों में बी पर दयानंद सरस्वती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए, 64वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आपको बताना है कि गांधी जी जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो किसे मानते थे। तो आप बताओगे ऑप्शन ए महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या गोपाल कृष्ण गोखले। बात की जाए तो देख लीजिए, गांधी जी के गुरु की अगर बात की जाए तो यहाँ गांधी जी जो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगर बात की जाए गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब देख लीजिए अगला 65वें नंबर का सवाल कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, को आता है आपको बताना 65वें सवाल का। तो देख लीजिए, भारत के संविधान की अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को बनकर भारत का संविधान तैयार हो गया था, ठीक है। और इसे बनाने वाली सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर कहाँ है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी में है। अब देख लीजिए 66वें नंबर का जो सवाल है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देख लीजिए, अगर भारतीय संविधान के प्रारंभ की बात करें तो 8 अनुसूचियां थी, मगर अगर वर्तमान की बात करें तो भारत के जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां। कितनी, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। मगर पहले कितनी थी, अगर शुरुआत पर बात की जाए तो आप बताओगे कि 8 अनुसूची थी। अब देख लीजिए, जो 67वें नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 67वां यहाँ से कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा या विदेश मंत्रालय द्वारा। तो आपको बताना है कि नागरिकता की अगर बात की जाए तो भारत की जो मतलब नागरिकता का प्रावधान है संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद तक दिया गया है, ठीक है। तो जो भारत के नागरिकों को या भारत की नागरिकता जो देता है तो वो कौन देता है, आप बताओगे भारत का राष्ट्रपति देता है। किसका, भारत का राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 68वां सवाल है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है, अध्यक्ष के। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता, और ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो देख लीजिए, अगर 68वें सवाल की बात की जाए तो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की
किसकी आप बताओगे? मंत्री परिषद की सलाह से संसद के सत्र आयोजित और स्थगित कर सकता है। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 69वें नंबर का, तो 69वां सवाल है यहाँ से आपका कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देख लीजिए बात की जा रही लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये अपना जो इस्तीफा देता है ये देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसे आप बताओगे? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल मतलब कितने वर्ष का होता है? आप बताओगे 5 वर्ष का होता है। 70 नंबर का सवाल देखिए कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या कोरोना। तो आपको बताना है क्या कहते हैं। तो देख लीजिए अगर बात की जाए कि सूर्य मतलब सूर्य की अच्छा सूर्य के अगर वातावरण के अंदर की बात की जाए तो देख लीजिए सूर्य को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फोटोस्फीयर जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर जिसे हम वर्णमंडल कहते हैं और कोरोना, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो देख लीजिए जो आपको ऑप्शन नंबर डी मतलब कोरोना है, ये क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। अब देख लीजिए जो 71 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है यहाँ से 71वां कि दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। आप बताओगे कि दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध जो हैं इनमें दिन रात जब एक समान होते हैं तो किस तारीख को होते हैं? आपको बताना है 21 जून और 21 मार्च, 5 जून और 21 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 5 जून और 21 सितंबर। आपको बताना है कब दिन रात दोनों बराबर होते हैं। तो देख लीजिए अगर 71वें सवाल की बात की जाए तो केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिनों रात बराबर होते हैं। अब देख लीजिए 72वां सवाल कि किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तट रेखा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका। तो आपको बताना है इन चारों में। तो देख लीजिए अगर बात की जाए यहाँ से तो आप बताओगे कि किसकी सबसे लंबी है? तो आप बताओगे गुजरात की सबसे लंबी है, क्योंकि गुजरात जो है इधर वाला ये जो बना हुआ है ये भारत इस तरीके से, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये गुजरात है, तो इसकी गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा होती है। अब देख लीजिए अगला जो 73 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है 73वें की अगर बात की जाए कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? आपको बताना है जनवरी से मार्च, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, जनवरी। आपको बताना है जो खरीफ की फसल होती है वो कब होती है। तो आप ध्यान रखिए कि भारत में अगर खरीफ की फसल की बात की जाए तो ये वर्षा काल की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो आप बताओगे कब काट ली जाती है? सितंबर अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। 73वें सवाल का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आपके 74वें सवाल की तरफ। तो 74वां सवाल है आपका यहाँ से अगर बात की जाए कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड वर्ग या मीटर प्रति सेकंड। आपको बताना है जो आपका जर्क है उसकी बात चल रही है। तो देख लीजिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड घन। अब जो 75वें नंबर का सवाल है वो है आपके सामने 0 डिग्री केल्विन है, ये शायद केल्विन तो सीसा बनेगा, ठीक है। चलो जो भी है 0 डिग्री के किसके बराबर होता है? आपको बताना है 273 डिग्री सेल्सियस के, -273 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस के या 100 डिग्री सेल्सियस के। तो बात की जाए इसकी तो ये किसके बराबर होता है? तो आपको बताना है इसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री के को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। तो ये किसके बराबर होता है? तो आप बताओगे ये जो बराबर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी मतलब -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखिए जो आपका 76वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है 76वां यहाँ से कि कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है। आपको बताना है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी या आपको बताना है सेलोलॉजी। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। तो देख लीजिए किसकी बात चल रही है यहाँ से? कोशिकाओं के अध्ययन की बात चल रही है। तो कोशिकाओं के अध्ययन की बात अगर हम कह रहे हैं तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब बताओगे ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देख लीजिए जो 77वें नंबर का सवाल है आपका, 77वां सवाल है आपका 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? टेराबाइट, ठीक है। टीबी मतलब और कितने के? एमबी के बराबर होता है। आपको बताना है तो देख लीजिए क्या है? 256, 512, 1024 या 1024 गुणा 1024।
तो यहाँ से अगर बात की जाए, देख लीजिए, तो बात की जा रही है जो सबसे छोटी इकाई होती है इसकी, वो होती है इसकी बिट होती है। ठीक है, क्या होती है? बिट। फिर उसके बाद होती है निबल। तो एक निबल बराबर होता है 4 बिट। ठीक है, और एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, और 1 किलोबाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बिट, और 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, और 1000 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गुणा 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप बताओगे क्या होता है? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, एक टीबी किसके बराबर होता है? आप बताओगे 1024 गुणा 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो 78वें नंबर का सवाल है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। आपको बताना है जो केवलादेव है आपका, ये कहाँ है। तो बात की जाए अगर केवलादेव की, तो केवलादेव आपका कहाँ है? आप बताओगे ऑप्शन डी, मतलब राजस्थान में है केवलादेव। ठीक है, इसके नाम बहुत परिवर्तित हुए हैं, कहाँ है वो? देख लीजिए, इसके नामों की अगर बात की जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित कर लिया गया। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो चुका है? आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब राजस्थान आंसर हो चुका है। अब देख लीजिए, जो आपका यहाँ से 79 नंबर का सवाल है कि भांगड़ा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम या नागालैंड। तो ये तो आप बता ही दोगे भांगड़ा कहाँ होता है मोस्टली, तो आप बताओगे भांगड़ा जो है पंजाब का है। कहाँ का भांगड़ा? आप बताओगे भांगड़ा किसका है? पंजाब का है। अब देख लीजिए अगला 80 नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ये भी आप बहुत आसानी से बता दोगे। वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में या गोकुल में। तो आपको बताना है कि लठमार होली जो मनाई जाती है वो कहाँ मनाई जाती है। बात की जाए लठमार होली की, तो आप बताओगे जो लठमार होली है वो मथुरा के बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ? मथुरा के बरसाना में। ठीक है, तो आप बताओगे कहाँ मनाई जाती है लठमार होली, तो आप बताओगे यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, मथुरा के बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। तो देख लीजिए, ये आपके 60 से 80 तक 20 क्वेश्चन थे। यहाँ से आपको बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो चुका है। हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।